जिला लड़काना में एक मुसाफिर बस पर डाकू ने हमला किया। चलती बस के टायरों पर फायर किया और ड्राइवर को मजबूरन बस रोकना पड़ी। आठ नकाबपोश डाकू बस के अंदर दाखिल हुए और 40 मुसाफिरों के मोबाइल फोन और बटुआ एक एक करके अपने कब्जे में करने लगे। एक डाकू ने गौर किया तो उसे पता चला कि इन मुसाफिरों में इसके प्राइमरी स्कूल का टीचर भी शामिल है जो इसके गांव में पढ़ाता था। उससे यह बात बर्दाश्त न हुई कि वो अपने टीचर को भी लूटे, लिहाजा उसने मोबाइल फोन और बटुआ इस बुजुर्ग टीचर को वापस कर दिया। टीचर यह बात समझ चुका था कि यह मोबाइल फोन और बटुआ वापस करने वाला कोई इसका शागिर्द ही है जो अब डाकू बन चुका है। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिलहाल वो अपने तमाम मुसाफिरों को माली खसारे से बचाना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था। लिहाजा बुजुर्ग टीचर ने एक चाल चली, ऐनक उतार कर अपने आंसू साफ किए और बुलंद आवाज में कहा कि आज से कुछ साल पहले मेरा एक काबिल तरीन शागिर्द था जो जिला लड़काना के गांव में मोबाइल नेटवर्क का मसला था। गांव का कोई भी बात से अपने प्यारों को फोन नहीं कर सकता था क्योंकि इस इलाके में किसी भी मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल मौजूद नहीं थे। इलाके के लोग इस गांव के वडेरे के पास आते और अपना मसला बयान करते, सही हम किसी से राब्ता नहीं रख सकते, मेहरबानी करके हमारा यह मसला हल कर दीजिए। सही कैम अली इनसे यही कहता था कि परेशानी की कोई बात नहीं। फिर अपने जरा इस्तेमाल करके कैम अली ने इस गांव में एक कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया और ये इशू खत्म हुआ। टावर की इंस्टॉलेशन का काम जारी था। एक इंजीनियर 45 मीटर की बुलंदी पर एंटीना लगा रहा था। अचानक इसकी नजर सही कैम अली की हवेली की छत पर पड़ी। छत पर एक कमरा था जिसकी खिड़की से एक औरत रस्सियों में बंधी हुई दिखाई दे रही थी। पहले तो इंजीनियर ने अपना वहम समझा, लेकिन फिर अपने मोबाइल का कैमरा जूम किया तो इसका शक यकीन में बदल चुका था। ये एक नौजवान औरत थी जो रस्सियों से बंधी हुई थी और फिर एक चरपई के साथ बांधा गया था। उसे यह देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये मंजर अपनी आंखों से देखकर उससे ठीक से काम नहीं हो रहा था। इसका सर चकरा रहा था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि वह भी टावर से नीचे गिर जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि टावर के इंस्टॉलेशन का काम करने वाले मजदूरों की रिहाइश भी कायमले के डेरे पर ही थी। रात को इंजीनियर ने अपने एक दोस्त से कहा कि यार मैंने एक इबरतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। इस वडेरे ने किसी औरत को अगवा कर रखा है, उसे छत पर रस्सी से बांध रखा है। मैंने खुद देखा, हमें किसी तरह पुलिस को इतला देनी चाहिए, इस औरत को आजाद करवाना चाहिए। इंजीनियर के दोस्त ने जब ये बात सुनी तो कहा कि अकल से काम लो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ अजनबी हैं, दूसरा हम वडेरे के मेहमान हैं। यहाँ गांव देहातों में अक्सर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। यहाँ के दुश्मन बहुत मशहूर हैं। सालों साल लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे की जानें लेते हैं। मगर इंजीनियर जिसका नाम तैमूर था वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं, मैं चैन से नहीं सो सकता। जब इस औरत का चेहरा मेरे सामने आता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। तैमूर के दोस्त ने कहा, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो खुद से मरो, लेकिन याद रखो इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। जब तैमूर को यकीन हो गया कि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, वो सोचने लगा कि किस तरह इस लड़की की मदद की जाए जो छत पर आखिरी सांसें ले रही है। सही कैम अली का मुंशी मीर अली मेहमानों की खिदमत कर रहा था और इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा था। इंजीनियर तैमूर के दिमाग में पता नहीं आया कि उसने मुंशी से रब्ता करने की कोशिश की। वो एक अच्छे मौके की तलाश में था जहां वो मुंशी से बात कर सके। तमाम मेहमानों को खाना देकर जैसे वो कमरे से बाहर जाने लगा तो तैमूर जल्दी से इस मुंशी के पास आया। उसे पीछे से आवाज देकर रोका। मुंशी अपनी जगह पर रुक गया। फिर उससे कहने लगा, जनाब मैंने आपसे बात करनी है, माजरत के साथ 2 मिनट ही लूंगा। मुंशी ये सुनकर हैरान और सिर्फ आपके लिए। फिर तैमूर से कहने लगा, जनाब बताएं क्या बात है? जिस पर उसने कहा, कल से मैं अजीब सूरत से गुजर रहा हूँ। कल जब मैं टावर पर चढ़ा तब मैंने हवेली की छत पर एक मंजर देखा। तुम्हारे मालिक वडेरे कैम अली ने किसी औरत को अगवा कर रखा है, उसे रस्सियों से बांधा गया था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस औरत की मदद कीजिए। यह सुनकर मुंशी मीर अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। उसने तैमूर से कहा, आप हमारे मेहमान हैं। अब जब आपने अपनी आंखों से वो देख ही लिया तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो औरत कैम अली की अपनी बेटी है। यह सुनकर तैमूर हैरान हुआ। मुंशी से कहने लगा, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे करेगा? मुंशी ने कहा, जनाब मैं आपको फिर कभी तफसील से बताऊंगा, अभी मैंने जाना है और गुफ्तगू करने के लिए यह जगह ठीक नहीं। दीवारों के भी कान हुआ करते हैं। अगर किसी ने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो आपके लिए तो मसला बनेगा, साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। मैं तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ, कल को वडेरा मुझे कैसे जिंदा छोड़ेगा? मुंशी ने कहा, मैं कल रात को दोबारा आपसे मिलूंगा। तैमूर को मुंशी मीर का इंतजार था। वो इसके बारे में जानना चाहता था कि जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को इस कैद में क्यों रखा है, उसकी क्या गलती है? दूसरी रात खाना खाने के बाद मेहमान सो चुके थे। मुंशी मीर अली ने तैमूर को कॉल कर हवेली से बाहर एक जगह पर बुलाया। तैमूर वहां पहुंचा तो मुंशी ने कहा, बात सुने भाई, साथ पूछे तो मुझे भी इस बात का बड़ा गम है। कैम अली की ये बेटी जिसका नाम सज्जल है, ये हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। उसने अपनी बेटी सज्जल को तालीम हासिल करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन वहां किसी सूरत में लड़के से बात नहीं करनी,
बल्कि इसके बारे में सोचना तक नहीं। सज्जल ने भी अपने बाप से इस बात का वादा किया, मगर सज्जल ये भी जानती थी कि इसका वालिद इसकी शादी अपने भतीजे के साथ करना चाहता है, जो कि एक बदतमीज किस्म का शख्स था। इसका नाम जाफिर था और ये जाफिर ही था जो सज्जल पर नजर रखता था। उसने अपने आदमी यूनिवर्सिटी का माहौल चेक करने के लिए भेजे थे और इदारे के अंदर भी ऐसे लोग थे जिनका जाफिर से राब्ता था और वो सज्जल के बारे में उसे बताते थे। हालांकि सज्जल इन बातों से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी और ये बात नहीं जानती थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर नजर रखी जा रही है। हैदराबाद की एक फैमिली का लड़का था जिसका नाम ज़ीशान था। सज्जल से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी सूरत ज़ीशान से बात करने के लिए आमादा नहीं थी। बल्कि उसने तो ज़ीशान को बताया भी था कि हमारी फैमिली, हमारा खानदान लड़कियों को किसी से बात करने की इजाजत नहीं देते और जिस तरह की तुम कोशिश कर रही हो तो तुम्हारी जान को खतरा है। ऐसा मत करो, मुझसे बात करने की कोशिश ना करना। मगर वो सज्जल को पसंद करता था और बार बार सज्जल से बात करने की कोशिश करता था। वो एक पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली का लड़का था, मगर वो अपने घर वालों के खौफ की वजह से ज़ीशान को इग्नोर करती थी। हालांकि वो भी जानती थी कि इसका कजन जाफर कैसा है और वो उसे सख्त नापसंद करती थी। फिर एक दिन सज्जल ने खुद ज़ीशान से मुलाकात की, मगर इस मुलाकात में उसने ज़ीशान को मना किया कि खुदारा मुझसे दोबारा मत मिलना, तुम मेरे खानदान से वाकिफ नहीं हो। मगर वो इतना जिद्दी था कि उसने सज्जल से कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। सज्जल इसके पागलपन पर हैरान थी। हाथ जोड़कर इससे कहा कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मेरी बात पर अमल करो। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश ना करना, ना ही मेरा पीछा करना। ज़ीशान सज्जल की मजबूरी को समझ चुका था। उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सज्जल से वादा किया कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मगर जैसे वो पार्क में बात कर रहे थे, कैंटीन के एक मुलाजिम ने इनकी तस्वीर ले ली और फिर वह एक तस्वीर जाफर को भी भेज दी। जाफर सज्जल को किसी अजनबी के साथ देखकर आग बगोला हो चुका था। वो मोबाइल लेकर सीधा कैमले के पास गया और कहा, चाचा मैं आपको मना करता था कि सज्जल को शहर में तालीम हासिल मत करने दो। ये देखें, ये किसी लड़के के साथ बैठी है। आप ये हमारा नाम, इस खानदान का नाम मट्टी में जरूर मिलाएगी। कैमली ने जब देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने खराब तबीयत का बहाना किया और अपनी बीवी जुबैदा से कहा कि अपनी बेटी को बुलाओ, अपनी लाडली को कहो कि तुम्हारा बाप जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। जुबैदा हाथ जोड़कर अपने शोर से कहती थी कि ये बच्ची है, एक बार वो जब घर आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। खुदारा मेरी बेटी पर जुल्म मत कीजिए, उसके साथ ना इंसाफी ना करना। लेकिन वो अपने शोर कैमले से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि इसका शोर जब एक बार एक चीज का इरादा कर लेता है तो फिर अपने इरादे से पीछे हरगिज नहीं हटता। फिर जुबैदा ने रोते हुए सज्जल को फोन कर उससे कहा कि तुम्हारा बाबा की तबीयत खराब है, जल्दी से घर आओ। लेकिन सज्जल नहीं जानती थी कि ये इसके लिए आखिरी दिन है। वो तो अपने खानदान, अपने वाले से मोहब्बत करती थी। उसी मोहब्बत में उसने ज़ीशान को ठुकरा दिया। मगर इसके बाप ने महज वो तस्वीर देखकर अपने भतीजे जाफिर की बात पर यकीन कर लिया। सज्जल ने जैसे फोन सुना तो दौड़ी चली आई, फौरन हैदराबाद से लड़काना के लिए रवाना हुई। मगर वो जैसे यहाँ आई तो यहाँ के हालात तो कुछ और ही थे। हवेली में हर शख्स उसे गुस्से से देख रहा था, खासकर इसका चाचा और इसका बाप कैमले गुस्से में थे। पहले तो सज्जल को खूब जदकोब किया गया, मारा गया, फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। माँ जुबैदा अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, अपने शोर के सामने झोली फैलाकर बैठ गई और अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन कैम अली अपनी बीवी से बार बार ये कह रहा था कि जब मैं मना करता था कि इसे नहीं पढ़ाना तो इस खानदान के वैद औरत थी जो अपनी बेटी सज्जल को पढ़ाना चाहती थी। लेकिन देखो तुम्हारी बेटी ने हमारे मुंह पर कैसा कालक मला है, वहां लड़कों से मिलती है, कल को ये किसी के साथ शादी भी कर लेगी। लेकिन जुबैदा झोली फैलाए अपने शोर के सामने बैठी रही। मगर कैम अली के दिल में अपनी बेटी के लिए जरा बराबर भी रहम नहीं था। जुबैदा खिड़की से अपनी बेटी से मुलाकात करती थी तो सज्जल ने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक लड़का मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने उसे मना किया था कि मुझसे दोबारा नहीं मिलना। मेरी मंगनी तय हो चुकी है। वो लड़का मेरी बात मान भी गया था, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश न करने का वादा किया। मगर इसके बावजूद मीर जाफर ने मेरे साथ अच्छा न किया। इसी के किसी आदमी ने मेरी तस्वीर बना ली और मीर जाफर को भेजी और ये अब बाबा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। माँ अपनी बेटी से यही कहती थी कि बेटी मैं खुद बेबस हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। बार बार तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, खुदा से दुआ करो कि तुम्हारा बाप तुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला इसके दिल में रहम डाल दे। तैमूर ने जब सज्जल की ये बात सुनी तो काफी अफसोस हुआ। वो मुंशी मीर अली से कहने लगा कि आप इस लड़की की मदद क्यों नहीं करते। जिस पर मुंशी इससे कहने लगा कि मैं कैसे सज्जल की मदद कर सकता हूँ, मेरा मालिक तो सही कैम वाली ही है, अगर मैं इसके खिलाफ गया तो समझो अपने मालिक से नमक हरामी। तैमूर ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आपने अजीब बात की ही है। मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी बेटी को इस तरह कोई रस्सियों से बांध ले जबकि इसकी कोई गलती भी ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा। तैमूर का यह सवाल सुनकर वो खामोश हो गया। उसने अपनी नजरें तैमूर के सामने झुका ली। वापस घर गया तो बार बार सज्जल के बारे में सोच रहा था।
उसने तो सज्जल को अपने हाथों से खिलाया था। मुंशी मीर अली का इकलौता बेटा था जिसका नाम फैजान था, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि काश इसकी बेटी भी होती। उसकी अपनी बेटी नहीं थी तो वह सज्जल को अपनी बेटी समझता था। सुबह हुई तो मुंशी मीर अली अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए दुआ करना, मैं सज्जल बेटी को अजियत की जिंदगी से निजात दिलाना चाहता हूँ। बीवी इससे पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो, जिस पर उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसने तैमूर से कहा कि तुम किसी तरह ज़ीशान से राब्ता करो और उसे बताओ कि सज्जल की जिंदगी खतरे में है। अगर सज्जल से आप भी मोहब्बत करते हो तो उसे इस जहन्नम से ले जाओ। मुंशी मीर अली ने किसी तरह ज़ीशान के घर का एड्रेस भी पता किया और फिर तैमूर ज़ीशान की तरफ हैदराबाद रवाना हुआ। उसे यही बताया कि सज्जल की जिंदगी खतरे में है, इसका बाप उसे रस्सियों से बांधकर जानवर की तरह सलूक करता है। ज़ीशान को यह सुनकर काफी अफसोस हुआ। वो तो यही कह रहा था कि सज्जल ने तो अपने खानदान और बाप की खातिर मुझे छोड़ दिया था, मगर इसके बावजूद उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। तैमूर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने तुम दोनों की तस्वीर बना ली थी और फिर वो तस्वीर सज्जल के बाप को दिखाई। तैमूर ज़ीशान को लेकर लड़कान आया। मुंशी मीर अली और तैमूर ने मिलकर सज्जल की मदद की और उसे इस कैद से रिहाई देने की कोशिश की। तैमूर और ज़ीशान सड़क पर गाड़ी पर सज्जल का इंतजार कर रहे थे, जबकि रात की तारीख में मुंशी मीर अली हवेली की छत पर आया। सही कैम अली मुंशी मीर अली पर पूरा भरोसा करता था। जिस कमरे में सज्जल को कैद किया गया था, इस मकान के ताले की चाबी मीर अली के पास ही थी। उसने ताला खोला, सज्जल को रस्सी से आजाद किया और रोकर कहा, बेटी आज तुम्हें इस कैद से रिहाई मिल चुकी है। वो उसे खुफिया दरवाजे से हवेली से बाहर लाया, मगर उसके लिए उसने हवेली की बावर्ची की मदद जरूर हासिल की। बावर्ची ने आज रात के खाने में बेहोशी की दवाई दी थी। कैम अली का पूरा खानदान गहरी नींद में था, हत्ता कि उसने कैम अली के कुत्तों को भी बेहोश किया था। कैम अली सज्जल को ज़ीशान के पास ले गया और फिर तैमूर और ज़ीशान सज्जल को यहाँ से दूर कराची ले गए। मुंशी मीर ने सुख का सांस लिया। आज उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, मगर सुबह हवेली में कोहराम मच गया क्योंकि कैम अली की बेटी सज्जला गायब थी। कैम अली ने एक एक मुलाजिम को लाइन में खड़ा किया, उन्हें मारना शुरू किया, मगर इसका शक अभी तक मुंशी मीर अली तक ना गया। फिर मुंशी मीर अली का एक मुखालिफ जो इसी गांव में था, उसने कैम अली से यही कहा कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा एतमाद है उसने सज्जल को कैसे आज़ादी दी। कैम अली को इस बात का यकीन ही आ रहा था तो उसने वडेरे को वीडियो सबूत के तौर पर दिखाई, जहां मुंशी मीर सज्जल को अपने साथ लेकर हवेली से बाहर जा रहा था। कैम अली ने जैसे वीडियो देखी तो गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, मुंशी को ऐसी सजा मिलेगी जो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। जाफर को जब पता चला तो उसने अपने चचा को मशवरा दिया कि इस बगैर मुंशी को भूखे कुत्तों के आगे डाल दें और वो भी सारे गाँव के सामने, ताकि गाँव वाले इबरत हासिल करें। लेकिन कैम अली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने जाफर से कहा कि उसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा देने का इरादा है। फिर उसने मुंशी मीर अली को पकड़ा, उसके दोनों पाँव में रस्सियां बांधी और फिर वह रस्सियां दो मोटे ताकतवर ऊँटों के गले में डाल दी। फिर इन ऊँटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया। मुंशी की मौत का तमाशा देखने के लिए पूरा गाँव जमा था। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मुंशी मीर अली अजियतनाक मौत मरेगा। ऊँटों को दौड़ाया गया। बेचारे मुंशी मीर अली के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वो सज्जल को आज़ाद कराने के जुर्म में मारा गया। और फैजान ने अपने बाप को मरते देखा था, क्योंकि मुंशी मीर अली की बीवी और बेटे को भी मजबूर किया गया कि वो मीर अली को मरते हुए देखें। मीर अली की मौत के बाद इसकी बीवी से यही कहा गया कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से इस गांव से चले जाओ, वरना तुम्हारे घर को आग लगा देंगे और तुम दोनों को भी जला दिया जाएगा। मीर अली की बीवी जरीना आंसू बहाते हुए अपने बेटे को लेकर वहां से रवाना हुई। वो अपनी बहन के घर गई, मगर फैजान जो कि उस वक्त 6 साल का था अपने बाप को ना भुला पाया। उसके बाप को दर्द और तकलीफ देखकर मारा गया था। जरीना अपने बेटे फैजान की वजह से परेशान थी। उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया ताकि इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ हो जाए और वो अपने बाप की मौत को भूल जाए, मगर स्कूल के अंदर भी वो अपने ख्याल में गुम रहता था, पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। एक दिन मास्टर साहब ने फैजान को बहुत मारा क्योंकि एक आसान सा सवाल भी उससे हल ना हुआ। फैजान रोता हुआ घर आया था, माँ को सारे हालात बताए। इसकी माँ को बहुत अफसोस हुआ। दूसरे दिन उसकी माँ जरीना मास्टर साहब के पास गई। मास्टर याकूब के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मास्टर साहब, मेरा बेटा यतीम है, मैं बेवा हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे शोहर को वडेरे ने मारा था और पूरा गांव इसके मरने का तमाशा देख रहा था। फैजान ने भी अपनी आंखों से अपने बाप को मरते हुए देखा था। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बेटे पर तशद्दुद मत करें। मास्टर याकूब ने जब जरीना की यह बात सुनी तो इसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने जरीना से कहा, आज से आप मेरी बहन है। मुझे नहीं मालूम था कि फैजान यतीम और इस हाथ से गुजरा है। मैं तो इसकी भलाई ही चाहता था, इसलिए उस पर सख्ती की, लेकिन आइंदा मैं इसे नहीं मारूंगा। उस दिन के बाद मास्टर साहब ने फैजान को ना मारा, उससे काफी शफकत से पेश आते थे। बाकी टीचर को भी मना किया कि फैजान को नहीं मारना। वो फैजान को नरमी से पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन फैजान कुछ और सोचों में था। 5 जमातों से ज्यादा वो पढ़ ना पाया और स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने पर मास्टर याकूब को बहुत अफसोस हुआ।
وہ جانتا تھا کہ فیضان ایک ذہین اور لائق بچہ ہے، لیکن ایک حادثے سے گزرا ہے اور پڑھائی کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو چکا ہے۔ اس کا فوکس کہیں اور تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک اس بات پر اٹکا تھا جب پورا گاؤں اس کی باپ کی موت پر نعرے لگا رہا تھا۔ قیم ملک زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور قیم ملک ایسا نام ہے جو وہ بھلا نہ پایا۔ محض 14 سال کی عمر میں اس نے اپنے باپ کو بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جس عمر میں بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے اس عمر میں وہ اپنے باپ کے قاتل کو مارنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی پستول نہیں تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیسے پستول کا بندوبست کرے۔ اس کا ایک دوست تھا ناصر، جس کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناصر نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنے باپ کا پستول تمہیں دوں گا، اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے ناصر سے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے پستول کا بندوبست کرو۔ ناصر اپنے باپ کا پستول چرا کر اس کے پاس آیا اور اسے پستول دیا۔ وہ ماں کے پاس آیا، سلام کیا اور کہا ماں میں مزدوری کرنے کے لیے لڑکانہ جا رہا ہوں، گھر کے حالات کافی تنگ ہے، لہٰذا میں یوں فارغ گاؤں میں نہیں گھوم سکتا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری عمر ہی کیا ہے، لیکن وہ مزدوری کا بہانہ بنا کر قیم ملک کی طرف روانہ ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ قیم ملک ایک جگہ تقریر کرنے والا ہے، اس کے لیے اسٹیج سجائی گئی تھی الیکشن کمپین کے لیے۔ فیضان بھی وہاں پہلے ہی موجود تھا، وہ بڑی بے صبری سے قیم ملک کا انتظار کر رہا تھا۔ قیم ملک اس گاؤں میں آیا، اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ فیضان پہلی نشست پر بیٹھا تھا اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی قیم ملک نے اپنی تقریر شروع کی تو فیضان نے پستول نکالا اور پھر اس کے بعد قیم ملک پر فائر کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اسی کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیضان وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ زخمی حالت میں قیم ملک کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ راستے میں دم توڑ چکا تھا کیونکہ گولی اس کے سینے سے اس کے دل کو پار کر کے نکل گئی تھی۔ قیم ملک جانتا تھا کہ اب وہ گھر نہیں جا سکتا۔ اس نے جنگل کو روک کیا، وہ جنگل میں چھپنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ زندگی کی اس کی پہلی رات ہے جو اس نے جنگل میں گزاری تھی۔ یہ خونخوار جنگل تھا جہاں وہ خوف کے مارے درخت پر بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی تو ایک ڈاکو کی اس پر نظر پڑی اور اسے نیچے اتارنے کا کہا۔ وہ خوف کے مارے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تب وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ ڈاکو نے اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ان کے سردار کا نام سلطان تھا۔ سلطان اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون اور یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہو، جس پر اس نے سلطان کو سب سچ سچ بتا دیا کہ میں ایک قتل کر کے ادھر آیا ہوں۔ سلطان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا کہ کمزور لڑکا کسی کو کیسے مار سکتا ہے، لیکن جب اس نے بتایا کہ میں نے قیم ملک کو مارا ہے تو وہ حیران ہوئے۔ اب تک یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ قیم ملک کو اسٹیج پر ہی مار دیا گیا تھا، لیکن اس کو مارنے والا نامعلوم شخص ابھی تک فرار ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم نے قیم ملک کو کیوں مارا، جس پر اس نے بتایا کہ اس نے میرے باپ کو بے دردی سے مارا اور میں ابھی تک اپنے باپ کا بدلہ نہیں بھول پایا، میں نے اپنے باپ کو بدلہ لیا۔ سلطان نے فیضان سے پوچھا کہ قیم ملک نے تمہارے باپ کو کیوں مارا، جس پر فیضان نے اسے بتایا کہ میری باپ کی صرف یہ غلطی تھی کہ اس نے قیم ملک کی بیٹی کو آزاد کروایا تھا۔ اس ظالم باپ سے جو اپنی بیٹی پر ظلم کر رہا تھا کئی سالوں سے، وہ بیچارے اپنے باپ کی قید میں تھی اور تڑپ تڑپ کر مار رہی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب اس نے میرے باپ کو پورے گاؤں کے سامنے مارا تھا اور پورا گاؤں اس وقت میرے باپ کی موت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے فیضان سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہو گے، تم بہت بہادر لڑکے ہو اور ہم بہادر لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ویسے تم واپس نہیں جا سکتے کیونکہ پولیس تمہاری تلاش میں ہوگی۔ فیضان نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن مجھے اپنی ماں کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، وہ اکیلی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں مزدوری کرنے، کیونکہ اگر میں ماں کو حقیقت بتاتا تو ماں مجھے کسی صورت اس بات کی اجازت نہ دیتی کہ میں قیم ملک کو مار دوں۔ اسے ہمیشہ میری پرواہ تھی اور میری بھلائی چاہتی تھی، مجھے پڑھانا چاہتی تھی لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ کاش کہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید میں پڑھ لکھ بھی جاتا، لیکن پڑھائی میری بس کی بات نہیں تھی کیونکہ میرے باپ کے قاتل کا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا تھا۔ سلطان نے اسے تسلی دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں کو یہ اطلاع دی جائے گی کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، اور اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو تمہاری ماں کو ہم ادھر ہی لے آ سکتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ فیضان نے بھی یہی کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ماں یہاں آ جائے، اگر ایسا ہو جائے تو آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہوگا۔ سلطان نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں یہاں پہنچ جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں سلطان کا آدمی گاؤں میں گیا تھا، وہ ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تو اچانک زرینہ ایک اجنبی شخص کو اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پوچھنے لگی آپ کون ہے، جس پر اس نے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ کے بیٹے نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے اور قیم ملک کو گولی مار دی ہے۔ یہ سن کر زرینہ کہنے لگی قیم ملک کو میرے فیضان نے مارا، جس پر اس نے بتایا ہاں قیم ملک کو آپ کے بیٹے نے مارا۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے بیٹے کے سامنے تھی، اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا، وہ دونوں سلطان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سلطان نے زرینہ کو اپنی بہن کا درجہ دیا اور فیضان کو اپنا چھوٹا بھائی بنا لیا۔ سلطان نے فیضان کو بتایا کہ ہم اپنے حق کے لیے یہاں جمع ہیں، ہمارا یہ علاقہ کئی محرومیوں کا شکار ہے، نہ اچھی تعلیم ہے، نہ بجلی کی سہولت موجود ہے،
हमारा शिकार वो करप्ट लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। सुल्तान एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, जिसके बाद सुल्तान का भाई इसका सरदार बन गया और फैजान इसका नायब था। एक बार एक तेज रफ्तार बस ने गांव के 2 बच्चों को कुचल दिया जो कि स्कूल जा रहे थे। इस ट्रेवलिंग कंपनी का मालिक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने पुलिस वालों को पैसे देकर ये मामला ठप करवा दिया, लेकिन फैजान और उसके साथियों से यह बात बर्दाश्त न हुई। आज रात इनका मंसूबा था कि बस पर हमला करना है और इनकी कंपनी के बसों को इस रूट पर सफर नहीं करने देना। चलती हुई बस पर उन्होंने फायरिंग की और फिर इसके बाद ड्राइवर को मजबूरन बस रोकना पड़ी। दूर न बस उलट भी सकती थी। एक एक करके वो तमाम मुसाफिरों से मोबाइल और बटवा लेना शुरू हुए, मगर फैजान ये देखकर हैरान हुआ कि उसी बस में इसको उस्ताद मास्टर याकूब अली भी सफर कर रहा था। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो अपने उस्ताद को लूटे, लिहाजा उसने मास्टर साहब को मोबाइल फोन और बटवा वापस कर दिया। मास्टर याकूब समझ चुके थे कि जिसने मुझे ये बटवा और मोबाइल वापस किया ये मेरा कोई तालिब इल्म होगा जो मुझे जानता होगा, मुझसे पढ़ा होगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ बुलंद आवाज में कहने लगा, तुम जो भी हो, मैं ये बटवा और मोबाइल वापस नहीं लेना चाहूंगा जब तक तुम तमाम मुसाफिरों को वापस नहीं करते। सुल्तान के भाई ने जब ये सुना तो वो याकूब के सामने आया, उसे गिरबान से पकड़ कर थप्पड़ मारा और कहा, यहाँ बैठ जाओ चुप करके। फैजान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। सुल्तान के भाई को मना किया तो उसके भाई ने फैजान पर एक पिस्तौल तान ली। 3 लोग फैजान के साथ थे। उन्होंने सुल्तान के भाई पर पिस्तौल तान लिया और एक उस्ताद की वजह से वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर फायरिंग की। सुल्तान का भाई और फैजान मौके पर जंबाग हो गए। इनके साथियों ने जब देखा कि हमारा सरदार मर चुका है तो उन्होंने सबको छोड़कर वहां से वापस भागना शुरू किया। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्होंने 2 लाशों को उठाना शुरू किया। फैजान के चेहरे से जब नकाब हटाया गया तो मास्टर याकूब की आंखों में आंसू जारी हो गए। उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि फैजान डाकुए के ग्रोह में शामिल हुआ। फिर उसे फैजान के बारे में पता चला कि उसने अपने बाप का बदला भी लिया था, एक सियासतदान को मार दिया था, वो भी बड़ी महफिल में। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने मास्टर याकूब को मुतासर किया वो ये थी कि उसके दिल में आज भी उस्ताद का एहतराम था। इस बात से साबित होता कि फैजान बुरा नहीं था, बल्कि हालात ने उस राह पर चलने पर मजबूर किया। ओके दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज़।